dear friend, welcome to my YouTube channel लक्ष्य विजन। सो आपको पता होगा कि हमने पहली वीडियो में इंडियन बैंकिंग सिस्टम पार्ट 1 में चर्चा की कि बैंक क्या होता है, बैंक के कितने टाइप होते हैं और कितने टाइप के बैंक होते हैं और इसका क्या फंक्शन होता है हमने और इसके नेशनलाइजेशन हिस्ट्री पे भी बात की थी। अब हम जो इसके टाइप होते हैं बैंक के 1 बाय 1 पर चर्चा करते हैं। अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वाले वीडियो को देखना, तत्पश्चात ही आना, तो आपको इजी वे में समझ में आएगा। क्लियर? करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। आपको पता होगा कि आरबीआई के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, एक होता है बैंक, एक होता है नॉन बैंक। क्लियर? बैंक फर्दर फिर दो टाइप के हो जाते हैं आपके, एक होता है कॉमर्शियल बैंक, एक होता है नॉन कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक वे बैंक होते हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, डिफरेंशिएट बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक फर्दर दो पार्ट हो जाते हैं, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। 1 बाय 1 पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, एलोबरेटली करेंगे, ठीक है। और नॉन कॉमर्शियल बैंक के विषय में तो हम पिछली वीडियो में ही चर्चा कर चुके थे। इसमें आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर माय डियर फ्रेंड? नॉन बैंक में, नॉन बैंक को हम एक और नाम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या होते हैं इसके फुल फॉर्म? नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। फिर इसके अंतर्गत भी तीन चीज आती है, अब हम तीनों को पढ़ेंगे। कहते हैं प्राइमरी डीलर, क्या आते हैं? प्राइमरी डीलर। एक होते हैं AIFI, आपने इसका नाम सुना होगा, AIFI, ऑल इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। और एक होता है आपका NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्लियर? हमने इस ये टॉपिक कवर करना है, मे भी इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो हम अगली वीडियो में करेंगे। थोड़ी सी लेंथी टॉपिक है, विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर? हम सबसे पहले PSB से चर्चा करेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, लेकिन हमें यहाँ तक पढ़ना है NBFC तक। सबसे पहले हम बैंक वाला टॉपिक करेंगे, PSB, RRB, पब्लिक सेक्टर, ये प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक और ये डिफरेंशिएटेड बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम NBFI में आएंगे। NBFI में प्राइमरी डीलर पढ़ेंगे, AIFI, ऑल इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इसके अंतर्गत हम नाबार्ड को पढ़ते हैं। NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक होते हैं, एक्सिम बैंक होते हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमें, और एक NABFID होता है जो कि अभी नया बना है, NABFID, इनके विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। करते हैं हमारे फ्रेंड अपने टॉपिक की स्टार्टिंग। आपको ज्ञात होगा हम इसका विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले एक बार अमाउंट के आधार पर भी हमने बैंक को दो भागों में बांटा है, ठीक है। अमाउंट के आधार पर बैंक दो पार्ट के होते हैं। जो बैंक होता है अमाउंट के आधार पर, एक बार थोड़ा उससे पहले समझ, एक होता है यूनिवर्सल बैंक, यूनिवर्सल बैंक, और दूसरे होते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक। इसको हम हिंदी में विभेदित बैंक भी बोलते हैं। कौन से बैंक? विभेदित बैंक बोलते हैं।
यूनिवर्सल बैंक वे बैंक होते हैं जिस बैंक की एसेट 500 करोड़ रुपए से अधिक हो। जिस बैंक की एसेट 500 करोड़ रुपए से अधिक होती है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल बैंक कहते हैं। क्लियर। और डिफरेंशिएटेड बैंक या विभेदित बैंक वे बैंक होते हैं जिसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य से की गई हो। ठीक है, इसके अंतर्गत है आपका पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक को स्थापित करने के लिए हमें 100 करोड़ पूंजी की आवश्यकता है। 100 करोड़ पूंजी। फिर आता है आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक 200 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता है। फिर अगर कोई भी व्यक्ति अपना बैंक बनाना चाहता है तो भाई अगर आपको यूनिवर्सल बैंक में आना है तो आपके पास 500 करोड़ रुपए की एसेट्स होनी चाहिए। क्लियर। सो आपको अगर ये नाम भी कहीं सुनने को मिले यूनिवर्सल बैंक तो आप या डिफरेंशिएटेड बैंक सुनने को मिले तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यूनिवर्सल बैंक वे बैंक होते हैं जिस बैंक की एसेट 500 करोड़ रुपए से अधिक होती है। चलिए करते हैं हमने फर्स्ट हमारा जो पहला बैंक है वो है पीएसबी। पीएसबी इसकी फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हिंदी में लिख देता हूँ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक। क्लियर। क्या होते हैं पीएसबी बैंक? पब्लिक सेक्टर के बैंक वे बैंक होते हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी, गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी लगभग 51% हो। जिस भी बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है उसे बोलते हैं हम पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। क्लियर हुई। वर्त और जो भारत का जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है वो है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा क्या है क्षेत्रक बैंक है। वैसे मैंने इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया था। 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता, इन तीन बैंकों को मिलाकर 1921 में एक बैंक की स्थापना की गई थी जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर रखा गया था एसबीआई। तो जो एसबीआई है 1955 में आता है। क्लियर। और ये सबसे बड़ा क्या है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। वर्तमान में भारत में 12 क्या है पब्लिक सेक्टर के बैंक है। हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस आ सकता है अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो या किसी भी चीज की जनरल वे में कि भारत में वर्तमान में कितने पब्लिक सेक्टर के बैंक है तो 12 है, याद रखना। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक शब्दावली है नेशनलाइज बैंक। क्या होता है नेशनलाइज बैंक? मैंने इसके विषय में भी आपको बताया हुआ है वैसे। नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक वे बैंक होते हैं जिस बैंक को सरकार ने संसद में कानून पास कर कर अपने अधीन कर लिया हो उस बैंक को बोलते हैं हम नेशनलाइजेशन बैंक। और नेशनलाइजेशन बैंक के अंतर्गत वही बैंक आएंगे जिस बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 या 1980 में हुआ हो। आपको ज्ञात होगा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 और 1980 में 20 बैंकों का सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया था। ठीक है। 1969 में तो उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिसकी एनडीटीएल 50 करोड़ हो और 1980 में उनका किया गया था जिसकी एनडीटीएल 200 करोड़ हो। क्लियर। लेकिन किया तो 20 बैंकों का गया था लेकिन वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 11 नेशनलाइजेशन बैंक है। कितने हैं 11 बचे। कुछ बैंक खत्म हो गए आई मीन समाप्त हो गए है, डिस्ट्रॉय हो गया या कुछ बैंकों का विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया आपस में। 2020 में काफी बैंकों को मर्ज किया गया क्योंकि 2022 में काफी बैंक डूब गए थे, लॉस में चले गए थे तो उनको अदर बैंक में मर्ज कर दिया गया। आपको याद रखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी स्थापना 1955 में की गई है।
ठीक है। और जबकि नेशनलाइज बैंक में 1969 और 1980 वाले बैंक ही आएंगे। डन माय डियर फ्रेंड। और आपको पता होगा जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक है 80% बैंकों एनपीए करते हैं ये। जो पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है वर्तमान में 80%, 80% जो भारत में एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसकी फुल फॉर्म है। इसके विषय में आगे आएगा ये शब्दावली, वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सुनिए। भारत में 80% एनपीएम के योगदान में पब्लिक सेक्टर बैंक का ही योगदान है। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आप इसको लिख लीजिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादन संपत्ति। क्या होता है? आरबीआई के अनुसार, रिजर्व बैंक इंडिया के अनुसार, अगर कोई बैंक, वह बैंक जो अपने उधार या लोन का भुगतान लगातार 90 दिनों तक ना करे, किसी बैंक ने किसी व्यक्ति ने लोन ले लिया बैंक से और उस लोन के उसका भुगतान मतलब उसके मूलधन और उसके ब्याज का भुगतान अगर वो व्यक्ति 90 दिनों तक ना करता है तो उस लोन को एनपीए घोषित कर दिया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये आगे आएगा शब्दावली, अभी के लिए इतना याद रखिए, ठीक है। जैसे मैं कोई व्यक्ति हूँ, मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने उसकी ईएमआई इक्वली मंथली इंस्टॉल 90 दिनों तक नहीं किया गया, तो जो मैंने लोन लिया था उसको एनपीए प्रॉब्लम कर दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में, ठीक है। इसी को देखते हुए 2013 में एक कमेटी का गठन होता है जिसका नाम है पीजे नायक समिति। कौन सी समिति? इसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को देखते हुए इसमें रिफॉर्म करने के लिए 2013 में पीजे नायक इस समिति का गठन किया जाता है। पीजे नायक समिति ने 7 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताया कि हम चर्चा करते हैं उसकी। मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। पीजे नायक समिति ने 7 सूत्री कार्यक्रम पब्लिक सेक्टर बैंक में रिफॉर्म के लिए 7 सूत्री कार्यक्रम है। ए से अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट नियुक्ति के संदर्भ में पीजे नायक जी ने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो सीएमडी है ये एक ही पोस्ट पर है, मतलब कि चेयरमैन भी इसमें एक ही पोस्ट पर है और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर भी एक ही पोस्ट पर है। सी का मतलब चेयरमैन और एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। इसकी नियुक्ति के संदर्भ में जो सीएमडी वो एक ही पोस्ट पर है, वन ही पोस्ट पर है, जबकि दोनों का अलग अलग कार्य है। तो सबसे पहले इन्होंने पीजी नायक जी ने सुझाव दिया कि भाई चेयरमैन का अलग पोस्ट होना चाहिए और एमडी का अलग होना चाहिए, दोनों को सेपरेट कर दिया गया। पहला रिफॉर्म तो ये किया गया, ए से अपॉइंटमेंट, ठीक है। बी से बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ ब्यूरो, बीओबी, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। जो पब्लिक सेक्टर में एक का मतलब आपको पता लगा अपॉइंटमेंट के संदर्भ में रिफॉर्म किया गया है। चेयरमैन और जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इसके जो पोस्ट एक ही होते थे उसको सेपरेट कर देने का इन्होंने सुझाव दिया पीजे नायक जी ने। बी से बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, पब्लिक सेक्टर बैंक में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, उसकी नियुक्ति के संदर्भ में केंद्र सरकार को सलाह देना। ये बैंक ऑफ बोर्ड ब्यूरो को स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, ठीक है। बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो में अध्यक्ष समिति, इसमें 6 मेंबर होते थे। कितने मेंबर होते थे इसमें? 6 मेंबर होते थे। इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो भानु प्रताप राय थे, ठीक है माय फ्रेंड। और वर्तमान में विनोबा भावे शर्मा जी है। हाल ही में बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो का नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड, क्लियर। वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया? FISB, फाइनेंस। आपको ये विजिबल है? मैं चेक कर लेता हूँ, विजिबल भी है नहीं है।
एवरीथिंग इज विजिबल माय डियर फ्रेंड, FISB इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप ये आंसर देख लेना। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड कर दिया गया। डन। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत ज्यादा करप्शन था, आई मीन उसमें एनपीए ज्यादा हो रहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ज्यादा थे। तो इसको देखते हुए एक समिति का गठन होता है, जिस समिति का नाम है पीजी नायक समिति। इन्होंने 7 सूत्रीय कार्यक्रम दिया। एसी अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट में इन्होंने रिफॉर्म करा। बीओबी बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो की स्थापना की गई 2016 में। इसमें अध्यक्ष में 6 मेंबर होते थे, लेकिन वर्तमान में इसका नाम इसको समाप्त कर IFSB फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड की स्थापना की गई है। क्लियर। अब सी से होता है कैपिटलाइजेशन, मैं इसको रफ कर देता हूँ। सी से होता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब पूंजीकरण, की सरकार को, गवर्नमेंट को इन बैंकों को सहायता करनी है कैपिटल के रूप में। मतलब कि अगर इन बैंकों को वित्त की जरूरत है, पूंजी की आवश्यकता है, तो सरकार को इनको पूर्ति करानी है। सी से होगा कैपिटलाइजेशन। डी से हो गया डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस होगा दबाव से मुक्ति। क्लियर। कि जो ये पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं, इनके अंतर इन पर ज्यादा दबाव नहीं देना, इसको इनको दबाव से मुक्त करना है। ई से होगा इम्पावरमेंट। क्या हो गया? इम्पावरमेंट। इम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, कि जो भी कोई वीक पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको दूसरे पब्लिक सेक्टर में मर्ज कर कर उसके इम्पावरमेंट, उनको सशक्त बनाना। ई से एफ से होगा फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना, कि इन बैंकों को इतना सशक्त बनाना, इतना अकाउंटेबिलिटी बनाना कि ये लोगों के प्रति जवाबदेही हो। मतलब अगर लोग किसी प्रकार का क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो ये बैंक तत्काल उसका उत्तर दो। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। और जी से मतलब होता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब है कि भाई मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मतलब मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब है कि इस बैंक में जो स्टाफ मेंबर्स है वे कम से कम होने चाहिए। मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब है कि नागरिकों के, कस्टमर के प्रति सुख सुविधाएं, फैसिलिटी अधिक से अधिक हो। इसका मतलब ये है ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है बैंकों में। इन बैंकों में हर हर चीजों के लिए कर्मचारी नहीं है, बल्कि कर्मचारी रहे न्यूनतम, कम से कम। और जो कम से कम कर्मचारी है वे कस्टमर्स के प्रति क्या हो, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराए। क्लियर। इसका मतलब ये। सो ये 7 रिफॉर्म किए गए थे। ए का मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपॉइंटमेंट। बी का मतलब बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, बोर्ड ऑफ ब्यूरो। लेकिन वर्तमान में इसकी जगह पर इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सर्विस, सॉरी इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड आ गया। इंडियन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड। क्लियर। इंस्टीट्यूशन। डन माय डियर फ्रेंड। सो ये पब्लिक सेक्टर बैंक था। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। पब्लिक सेक्टर बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक वे बैंक होते हैं जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है। वर्तमान में जो भारत में जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर का बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वर्तमान में भारत में 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक है। ठीक है। और 11 नेशनलाइज बैंक है। डन। मतलब जितने भी नेशनलाइज बैंक है, ऑल नेशनलाइज बैंक इज द ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक। और देश में होने वाले 80% एनपीए में के कंट्रीब्यूशन में इन बैंकों का योगदान है।
इसको देखते हुए एक समिति का गठन होता है, जिस समिति का नाम है पीजी नायक समिति। इस समिति ने पब्लिक सेक्टर बैंक में रिफॉर्म करने के लिए 7 सूत्री कार्यक्रम, मतलब कि 7 फॉर्मूला दिया था, जिसे हमने ABCDEFG के माध्यम से चर्चा की है। ए का मतलब अपॉइंटमेंट, इसके अपॉइंटमेंट के संदर्भ में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जो CMD चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के जो पद है उसको अलग अलग करना है। बी से उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो की स्थापना करनी है। वर्ष 2016 में इसकी स्थापना की गई, लेकिन हाल ही में इसको समाप्त कर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सर्विस बोर्ड की स्थापना कर दी गई है। इसका भी वही कार्य है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में उच्च पदाधिकारियों को नियुक्ति के संदर्भ में सलाह एवं सहायता देना। और इसी के साथ साथ जो अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है लाइक एडा हो गया, सेबी हो गया, इसमें भी ये रेगुलेशन करता है। क्लियर। और सी से कैपिटलाइजेशन, सरकार को कैपिटल देनी है। डी से डिस्ट्रेस, इनको दबाव से मुक्ति। ई से एम्पावरमेंट, सशक्त बनाना। एफ से फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और जी से मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। सो ये हो गया आपका पब्लिक सेक्टर का बैंक। अब हम सेकंड पढ़ते हैं प्राइवेट बैंक। मुझे आशा होगी आपको ये सभी चीजें समझ में आई होगी और आपने भली भांति इनको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम दूसरे टाइप पढ़ेंगे प्राइवेट बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक। प्राइवेट सेक्टर वे बैंक जिस पर 51% स्वामित्व या उससे अधिक निजी क्षेत्र का हो या किसी निजी व्यक्ति का हो। क्लियर। जिस बैंक पर 51% या उससे अधिक अधिकार क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर का हो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक। वर्तमान में मूल्य के आधार पर सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है वो HDFC। ठीक है, मूल्य के आधार पर है ये। क्लियर माय डियर फ्रेंड। जो प्राइवेट बैंक होते हैं दो होते हैं, एक तो होते हैं पुराने ओल्ड प्राइवेट बैंक, एक होते हैं न्यू प्राइवेट बैंक। ओल्ड प्राइवेट बैंक वे बैंक होते हैं जिसकी स्थापना 1991 से पहले की हुई हो, जिसकी स्थापना 1991 से पूर्व, उसको बोलते हैं ओल्ड प्राइवेट बैंक। न्यू प्राइवेट बैंक वे बैंक होते हैं जिसकी स्थापना 1991 के उपरांत हुई हो, उसे बोलते हैं हम न्यू प्राइवेट बैंक बोलते हैं। डन माय डियर फ्रेंड। ऑब्वियस है कि 1969 में जिस बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वे तो हो गए आपके सरकारी बैंक, पब्लिक। हाँ, मैंने ये याद रखना, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उन्हीं को सरकारी बैंक बोलते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सरकारी बैंक कहते हैं। कई बच्चे कहेंगे कि इसमें तो सरकारी बैंक आया नहीं भाई, पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक इट इज नोन एज सार्वजनिक, इट मींस गवर्नमेंट। ओल्ड प्राइवेट बैंक जिसकी स्थापना 1991 से पहले, 1991 के उपरांत न्यू प्राइवेट बैंक। जो 1969 में जिस बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था वे तो होगी सरकार के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर बैंक में आ गए, लेकिन जिस बैंकों का नेशनलाइजेशन नहीं हो पाया था वे रह गए प्राइवेट बैंक। डन। और आपको एक शब्द और सुनने को मिलता होगा DSIB, पता है इसको मतलब? डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्प्लीमेंट, इसको लास्ट में चर्चा करेंगे हम। ठीक है। सो ये थे आपके प्राइवेट बैंक के बारे में। क्लियर। ICICI सबसे बड़ा प्राइवेट ICICI है आपका प्राइवेट में। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक है, ये सभी के सब आपके क्या है, प्राइवेट बैंक है। अब हम बात करते हैं फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक। कौन से बैंक? फॉरेन बैंक।
विदेशी बैंक। विदेशी बैंक वे बैंक होते हैं जिसका मुख्यालय, जिसका हेडक्वार्टर उसकी डोमेस्टिक कंट्री में हो, उसे बोलते हैं हम विदेशी बैंक बोलते हैं। जैसे भारत में अपनी सिटी बैंक का नाम सुना होगा जो कि विदेश का बैंक है। रॉयल स्कॉटलैंड ऑफ बैंक ऑफ सुना होगा जो कि यूके का बैंक है। जो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, ये यूके का बैंक है। इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो यूके में है, लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में है। इसकी जो ब्रांच है वो भारत में है। क्लियर। जिस भी बैंक का हेडक्वार्टर उसके डोमेस्टिक कंट्री में होता है लेकिन उसकी ब्रांच अदर कंट्री में होता है, उन बैंकों को बोलते हैं विदेशी बैंक। क्लियर माय डियर फ्रेंड। समझ में आपका विदेशी बैंक के होते हैं कि जिस भी देश के बैंक की शाखा अगर भारत में है उसे हम बोलेंगे विदेशी बैंक कहेंगे। ठीक है। फॉरेन बैंक जिसका हेडक्वार्टर उसके डोमेस्टिक कंट्री में हो, उसके डोमेस्टिक कंट्री में हो। जैसे हमारे भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। अगर एसबीआई की ब्रांचेस किसी अदर कंट्री में खोले जाते हैं तो वो उस कंट्री के लिए क्या होगा, प्राइवेट बैंक होगा, सॉरी फॉरेन बैंक होगा, एक्सट्रीमली सॉरी, फॉरेन बैंक होगा ये। क्लियर माय डियर फ्रेंड। विदेशी बैंक भी दो तरह के होते हैं। एक तो वे बैंक होते हैं जिसकी शाखा 20 है, जिस जिस बैंक की शाखा 20 से कम हो। ठीक है। और एक वो होते हैं जिसकी शाखा 20 से अधिक हो, जैसे सिटी बैंक सुनो आपने, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है। फॉरेन बैंक। जो विदेशी बैंक जो होते हैं ये सब्सिडरी बैंक में भी आ सकते हैं। जैसे अगर कोई बैंक भारत सहायक बैंक के रूप में भी स्थापित हो सकता है, इसका मतलब तो कोई भी विदेशी बैंक है वो अपने इंडिविजुअल्स ब्रांच नहीं खोलना चाहता है, किसी भी इंडियन बैंक के साथ मिलकर अपना एक सहायक बैंक स्थापित कर सकता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई है कि भाई जो बैंक भारत को अपने देश में ब्रांच खोलने के लिए अनुमति देगा, भारत भी उसी देश को अपने देश में, इंडिया में ब्रांच खोलने की अनुमति देगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोल दे कि नहीं हम भारत की कोई भी ब्रांच नहीं खोलने देंगे, तो वैसा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी उसको कोई लाइसेंस नहीं देगा। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये सुनिएगा, अगर कोई भी विदेशी बैंक किसी भारतीय बैंक के सहायता मिलना चाहता है तो उसको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। उसके पास कम से कम 5 बिलियन रुपए हो। क्लियर। और बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ ब्यूरो में 50% मेंबर, बैंक बोर्ड मेंबर में 50% कौन हो, भारतीय हो, तो भारत उसी बैंक को सब्सिडरी सहायक बैंक के रूप में स्थापित करे। सिंपल सी बात है भाई, विदेशी बैंक वे बैंक होते हैं जो किसी अदर कंट्री के और उनके ब्रांचेस भारत में, उसे बोलते हैं विदेशी बैंक। और उसका जो हेडक्वार्टर होगा उसका डोमेस्टिक कंट्री में ही होगा। ठीक है। दो प्रकार के होते हैं जिसकी ब्रांचेस 20 शहरों से कम, जिसकी ब्रांचेस 20 शहर से अधिक हो, जैसे सिटी बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया। अगर कोई भी विदेशी बैंक सहायक बैंक के रूप में स्थापित होना चाहता है तो उसको ये दो कंडीशन फुलफिल करनी होगी, 5 बिलियन रुपीज उसके पास कम से कम, और 50% जो बोर्ड मेंबर होने चाहिए वे इंडिया के हो। ऐसा नहीं हो कि भाई तुम सहायक रूप बैंक के रूप में स्थापित होना चाहते हो तो अपने ही देश के मेंबर बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर। सो अब नहीं किसी टाइप, अब हम बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक के बारे में। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। RRB, रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।
क्लियर। 19 रीजनल रूरल बैंक की जो स्थापना हुई है वो एम नरसिंगम समिति की सिफारिश पर हुई है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 में। पहले पॉइंट क्या है, 5वीं प्लानिंग ईयर, पंचवर्षीय योजना हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। फिफ्थ प्लानिंग ईयर में एम नरसिंगम समिति, समिति का नाम याद रखना, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम नरसिंगम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी कब, 1975 में। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल के इस पहले पॉइंट को नोट डाउन कीजिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एम नरसिंगम सिफारिश की एम नरसिंगम समिति की सिफारिश पर 1975 में इस बैंक की स्थापना की गई है। देखो इसका कार्य क्या होता है, इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रीय मतलब कृषि। ये जो बैंक होते हैं कृषि, एग्रीकल्चर और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण देने का कार्य करता है, ऋण देने का कार्य करता है। क्लियर। जो रीजनल रूरल बैंक होता है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 75% का लोन देगा। ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वे होते हैं जहां पर अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जहां पर जिनको कुछ विशेष व्यवस्था के बिना ऋण उपलब्ध, आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं हो। बात करेंगे इसमें हम, जैसे इसमें कृषि होगा, आवास ऋण होगा, एमएसएमई होगा, एक्सपोर्ट लोन हो गया इत्यादि के बारे में। क्लियर माय डियर फ्रेंड। अब याद रखना जो रीजनल रूरल बैंक होता है इसका जो रेगुलेशंस होता है 2 एक्ट से होता है। कौन कौन से, एक तो होता है रीजनल रूरल बैंक 1976, रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976, और एक होता है आपका बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1979। ये याद रखना, 1949 सॉरी, ये 2 एक्ट याद रखना। और आप जल्दी से कमेंट में बताइएगा और कौन से बैंक होते हैं जिसको बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के अलावा दूसरे एक्ट से भी रेगुलेट किया जाता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताया हुआ है। एक बार आप, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप तुरंत कमेंट में लिख दोगे, अगर नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को देखना, ठीक है। जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं इसको रीजनल रूरल एक्ट 1976 और बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949, इन 2 एक्टों से इसको रेगुलेट किया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको याद रखना। और क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो सकता है कि भैया जी क्या पीएसएल में ये कितने परसेंट लोन देता है, तो 75% ही लोन देता है। रीजनल रूरल बैंक में 50% जो हिस्सेदारी होती है वो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, और 15% जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और 35% जो होती है वो स्पॉन्सर्ड बैंक की होती है। स्पॉन्सर्ड बैंक आपके विजिबल मैं चेक कर लेता हूँ, विजिबल है नहीं है, हाँ विजिबल है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं इनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, वित्त की समस्या होती है दोस्तों, इसीलिए ये अपने अपने खर्चों के लिए, जैसे कि किसी बैंक को लोन जारी करना है, पैसे देने, वित्त उपलब्ध कराने, क्रेडिट बैंक, पासबुक इत्यादि, इसके पास इतना कुछ सिस्टम नहीं है, तो इसको एक हेल्पर बैंक की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सर बैंक। उसको हम स्पॉन्सर बैंक, प्रवर्तक बैंक बोलते हैं, ठीक है। और 50% जो नियंत्रण होता है इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, और 15% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। लेकिन 2021 में अमेंडमेंट कर रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1966 में अमेंडमेंट कर 59% जो हिस्सेदारी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्पॉन्सर बैंक, इन तीनों की रहेगी। बची हुई 49% की हिस्सेदारी को कोई भी व्यक्ति ले सकता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। ओरिजिनल रूरल बैंक एक्ट 1976 की सेक्शन 23 की क्लोज ए के सब क्लोज 1 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर रीजनल रूरल बैंक की ज्यादा ब्रांचेज हो जाती है तो उसको दूसरे बैंकों में मर्ज कर दिया जाएगा।
सो हमारी गवर्नमेंट ने इन बैंकों की अत्यधिक शाखा हो जाने से इन पर मर्ज किया गया। वर्तमान में 43 है और सरकार का इंटेंशन है कि इसको वन स्टेट वन आरआरबी में लाना है। क्लियर। सो ये था आपका रीजनल रूरल बैंक। अब इसकी संख्या कितनी है? 43 है। गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है? वन स्टेट एंड वन आर आरबी। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट रीजनल रूरल में मैंने जितने भी पॉइंट लिखे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सभी के सभी। क्लियर। चलिए, अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बच गया आपका डिफरेंशिएटेड बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक क्या बोलते हैं इसको? विभेदित बैंक। वे बैंक जिसका जिसका उद्देश्य सिर्फ जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से हुआ हो। ठीक है। इसमें आता है सबसे पहले आपका पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक। और एक होता है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसको बोलते हैं भुगतान बैंक, इसको बोलते हैं लघु वित्त बैंक। ध्यान से थोड़ा सा इसका वो समझो, क्या नाम है, थोड़ा बैकग्राउंड तो समझो। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन किया था जिसका नाम है नचिकेत मोर समिति। 2013 में, इसको याद रखना। कौन सी समिति थी? 2013 में नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया था फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। वित्तीय समावेशन बोलते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि सभी लोगों का, सभी व्यक्तियों का बैंक में खाता हो, सभी लोग बैंक में अपने पैसे जमा कराए, सभी लोग जो है बैंक से जुड़े रहे। कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें देश की जीडीपी भी बढ़ेगी और लोगों को उत्पादन में भी सहायक होगी। नचिकेत मोर समिति ने इन दो बैंकों की सिफारिश की थी कि भैया एक पेमेंट बैंक होना चाहिए, भुगतान बैंक, जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोग जो होंगे अपने पैसे को जमा ही करेंगे। इसलिए जो पेमेंट बैंक में है पैसे को सिर्फ जमा ही किया जाता है। कौन सी जमा होगी? डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा, जिसको मांगने पर वापस भी करना होगा। क्लियर। पेमेंट बैंक में याद रखना जमा ही होती है। ठीक है। ये उधार नहीं देता है और 2 लाख रुपए तक की जमा होती है, याद रखना। डन माय डियर फ्रेंड। और डिमांड डिपॉजिट, इसका उद्देश्य क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। वित्तीय समावेशन को, जैसा कि नचिकेत मोर समिति में कहा गया है। और जो इस पेमेंट बैंक के भुगतान के लिए 200 करोड़ रुपए की पूंजी होनी चाहिए। कितने की? 100 करोड़ रुपए की। इसका जो स्पॉन्सर्स है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, जो इसका प्रवर्तक है। ठीक है। और उसकी पेमेंट बैंक में जो हिस्सेदारी वो कम से कम 40% होनी चाहिए। 40% की इसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्लियर माइंड डियर फ्रेंड। और आपने पता होगा कि जो पहला जो पेटीएम बैंक वो कौन सा है? एयरटेल पेटीएम बैंक है। एयरटेल पेटीएम बैंक है। ठीक है। पेटीएम, एयर पेटीएम पेमेंट बैंक, ये दो है। इस पर गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। क्लियर। आपको इसके विषय में इतना याद रखना है कि इसकी जो स्थापना की समिति की सिफारिश पर हुई थी, नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर, इसमें सिर्फ जमा होते हैं और डिमांड डिपॉजिट 2 लाख रुपए तक के जमा। इसको देश फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना था। ठीक है मेरे फ्रेंड। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं इसकी भी स्थापना नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर हुई है। इसमें जो है जमा भी हो सकते हैं और आपके लैंडिंग, मतलब इसमें पैसे जमा भी और उधार भी, जमा और उधार दोनों होते हैं इसमें। इसका भी उद्देश्य फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना।
ठीक है। इसमें अगर इस बैंक को स्थापित करना है तो 200 करोड़ रुपए की आपको पूंजी की आवश्यकता होगी, और इसमें जो स्पॉन्सर्स होएगा उसके जो हिस्सेदारी होएगी वो अगले 5 वर्ष तक 26% हो जानी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ कोई पैसा लगाया इसमें और मेरी जो हिस्सेदारी अगले 5 वर्ष तक 26% हो जानी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंतर्गत। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है ये उधार देने का कार्य करता है, और ये उधार भी PSL में 75% देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे रीजनल रूरल बैंक में देता था ना, ऐसा ही इसमें देना होता है। PSL के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी विस्तार से करेंगे, ठीक है। जो पहला स्मॉल फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इसको हम निश बैंक भी बोलते हैं, NICH, निश बैंक। निश बैंक क्यों बोलते हैं इसे, निश बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज को ऋण देता है, ठीक है, मार्जिनल किसानों को ऋण देने में हेल्प करता है। और जो आपका पहला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो है कैपिटल फाइनेंस बैंक है, पहला जो फाइनेंस बैंक है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। सो ये था आपका डिफरेंशिएटेड बैंक, ठीक है माय डियर फ्रेंड। सो हमने बैंक के विषय में चर्चा की, अगले वीडियो में हम नॉन बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।